सब कोई शांत रहिए, क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल तोरे से पूछेंगे हम, एकदम सिंपल सवाल। बताओ अभी हमने का पढ़े वाला है, ये कौन सब्जेक्ट में आवा है? विजयनगर साम्राज्य किस सब्जेक्ट में पढ़ना है? इतिहास में। कौन सा चैप्टर है ये? एक में का पढ़ चुकी है? विजयनगर साम्राज्य में कई गो राजवंश था? हाँ भैया, चारों के नाम बता। तो उठे की जरूरत नहीं, बहन जात उठा है, भाई के लक्ष्मी के बैठा के रखे के चाहिए, तुनी लक्ष्मी है घर के। हाँ 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 हाँ, पहलके के भुलाइल है। हाँ याद हलवा। संगम वंश में कहे बताओ तो दोनों भाई कुछ नाम होली, से पूछते ए लकड़ी, दोनों भाई के नाम बताओ संगम वंश में। आय हरिहर और का। हम इन्ने पढ़ाई थी तो होने का ताक रहा है, पिंकिया नाली है तो तोरा उठी का ले ले। हाँ तू कुछ याद की है दीदी? कुछ ना, ऐसे कैसे होते? कौन बोल रहा कल तू दोनों में से कि हमारा यहाँ से यहाँ वाला है? तू ये तू है बे। आ, तो बताओ कहिया केकरा काम न रहा है, उहे में टाइम निकाले पड़तो। ठीक देखते हैं 10 दिन 15 दिन महीना दिन पता चल जाएगा। देखो एगो बात बोलते हैं, एने कौन गाँव है मैया? दरियापुर है। अब ओका से अपने आप के कंपेयर मत कर ली है, लेकिन एगो बात बता रहे हैं, 5-6 गो लड़की आई थी 9th क्लास में, ठीक? एगो के ओकरा में से नाम हलो हम ना बोलेंगे। आई तो एगो है सर जी ऐसे करेंगे ये पढ़ेंगे, हमको लगा कि चलो एक आध गो धुरंधर मिला। अब जब सुनना किए तब फुस, फिर अगला दिन देखे फुस, दूसरा दिन फुस, तीसरा दिन फुस फुस फुस, फिर भी कहे कि चलो मन में तो है ना, लेकिन उतनी ज्यादा ही फुस थी, वो लेवल के जेकरा कोचिंग में अलाउ न है। 26 जनवरी के झंडा फहरा के जलेबी खिया के कली के मैया, तो डेरा डंडा एक एक कवारा जितना है ग्रुप में सब, अब पूरा वो क्लास मतलब सबके गायब। अब तोरा ओका से कंपेयर ना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ओका जैसे मत निकलिए फिर, कि कही है या करी है मत, कहले हैं तब करी है, ठीक? बाकी जे हमारे से चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। चलिए मानसी बताइए, अमुक्त माल्यद के लेखक कृष्णदेवराय किस वंश के राजा थे? संगम वंश में। आर्यर बुक्का तुलु वंश में। तो कौन से वंश में थे चारों वंश में से? गिलला जग में पूरी खाए, आउ काम का रह गलवा है। ए कौन वंश में हलथिन कृष्णदेवराय? संगम वंश में। अच्छा, तो यो तो संगमे वंश बोल रहे, कौन सी गलती बोल रहे कि तो ऐसे हम पूछी थी? आय नहीं पता, नहीं कल बतलियो है। ओके आय बताओ तू दोनों। अरे वो ना पूछ रहे हैं हम नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो खत्म। संगम वंश की लड़ाई हमेशा किस राज्य से चलता है? एकदम शुरू से बता रहे थे कि देखो लड़ाई चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कौन था राज्य? रायचूर को लेकर के लड़ाई हो रहा था, किस राज्य से लड़ाई चल रहा था? हाँ हाँ वही है, बोल बोल। बहमनी राज्य। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ हमको, पूछिए। सुलु वंश में है ना? हाँ सुलु वंश में। एक मिनट, तुलु वंश अभी ना पढ़ाए हैं जी? अब पहले ही पूछ दे लू के। आ है दादा सॉरी, सुलु पढ़ाए हैं। सुलु वंश में अंतिम राजा कौन था जेकर हत्या कर दिया गया था, करवा दिया गया था? हाँ वही हल, ओकरा बाद नया वंश ना है। हाँ इमारी नरसिंह,
इमाड़ी नरसिंह की हत्या किसने करवाई थी? कौन करवाली हल? वीर नरसिंह केकर बेटा था? नरसा नायक कौन था? किसका सेनापति था? इमाड़ी नरसिंह के सेनापति था कि ओकर पापा के? उसका था। और इमाड़ी नरसिंह के संरक्षक था, सेनापति था। पहले ओकर पापा के सेनापति था। ओए ढिलमिल ढिलमिल, कुछ याद हो? बताओ, हरिहर बुक्का के कौन बंदी बनल हल? कहाँ ले गए हल? काहेला? मुस्लिम बनावेला? हाँ चल ठीक, बढ़िया बात। हरिहर बुक्का मिल के कौन से वंश का स्थापना किया था? संगम किसका नाम था? हरिहर बुक्का के संगम नाम हलै? पिता के? पढ़ल ही है का रात है? चलिए ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं हाईलाइट करवा रहे हैं तो उसको देखते रहिए, उहे में से ऑब्जेक्टिव बनता है, उसी को पढ़ना है आप लोगों को। तो हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य से अब तक 2 लेक्चर हो गया है जी। पहले लेक्चर में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखे थे, दूसरे में हम लोग संगम वंश और सुलु वंश पढ़ लिए हैं। आज हम लोग कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे, यानी तुलु वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आ जाइए। तुलु वंश, तुलु वंश के शासन काल है तुमको 1505 से लेकर के 1565। 1565 बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साल। इस टाइम पे एक युद्ध हुआ था, नाम है ताली कोटा युद्ध। बार बार पूछता है कि ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। आगे आएगा, इसे हम बता दिए। तो तुलु वंश की स्थापना कब हुआ? 1505 में। वीर नरसिंह था, ठीक। और वीर नरसिंह ने सुलु वंश के राजा इमाड़ी नरसिंह की हत्या करवा दी और उसके बाद अपने वंश का शुरुआत किया, जिसका नाम है तुलु वंश। और वीर नरसिंह कब तक रहा? 1505 से लेके 1509, मात्र 4 साल तक ये राजा रहा। लेकिन इसने एक बढ़िया काम ये किया कि एक नए वंश के स्थापना की और साथ ही साथ जो आंतरिक विद्रोह था उसको दबाया और शासन को स्थिर किया, क्योंकि इमाड़ी नरेश कम उम्र में राजा बना था और पूरा उसका शासन चला रहा था वीर नरसिंह के पिता नरसा नायक, जो कि उसका सेनापति थे इमाड़ी नरेश के, तो वही चला रहा था। ये कहा कि हमर बाबू सब जीतलन है तो हमर होलो, राजा बन गया। जो भी आंतरिक विद्रोह था उसको दबा करके शासन को सही तरीके से चलाने का यहाँ पे काम किया। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहा। कितने वर्ष रहा? 4 वर्ष। उसके बाद इसकी काम खत्म, मृत्यु। और अब कौन आएगा? कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य में महान शासक में से एक और इस वंश के सबसे योग्य शासक। इसके बाद इसके वंश में कोई योग्य शासक नहीं आता है और तुलु वंश भी खत्म हो जाता है। तुलु वंश के जो लड़ाई है इतना साजिश भरा हुआ है ना, इतना साजिश भरा कि एक लेक्चर में नहीं समझ पाएगी। ये वाला समझेगी वो खत्म, वो समझेगी वो खत्म। लेकिन हम अपना तरफ से कोशिश करेंगे कि तुमको एकदम बढ़िया से समझा देगी कैसे लड़ाई चल रहा है, और तुमको वो वाला पार्ट बार बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक ना। पहले हम बता देंगे, फिर उसके बाद अपने पढ़ते रहना। तो वीर नरसिंह खत्म। अब राजा कौन बना? कृष्णदेव राय। कब तक रहा? 1509 से लेकर 1529, लगभग 20 साल तक ये राजा रहा। और कहा जाता है कि कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे महान शासक था। एकरा जितना शक्तिशाली योग्य शासक इस वंश में नहीं हुआ, न इससे पहले न इसके बाद, ठीक। इसने क्या किया? सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में देखो तो एकदम संगम वंश से लेकर के अराविदु वंश तक, चारों वंश में देखोगे तो आंतरिक लड़ाई चल रहा है, आंतरिक विद्रोह हो रहा है। व्यवस्था सही से काम नहीं कर रहा है, इन लोगों के बीच टकराव, संघर्ष, विद्रोह चलते रहता है। और यही एक दिन विजयनगर साम्राज्य को क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो जब कृष्णदेव राय राजा बना तब भी ये चल रहा था, तो उसने उसको सुधारने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो पहले के प्रतिद्वंदी थे, जो इनके दुश्मन थे, उनसे युद्ध लड़ा, उनको युद्ध में पराजित किया। देखो यहाँ बताया गया है कि बीजापुर के जो सुल्तान थे, जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह, उसको इसने क्या किया? हरा दिया। परास्त लिखना था, पैरस्त लिखा है, ठीक ना। परास्त कर दिया, यानी युद्ध में हराया। कौन? कृष्णदेव राय।
और इस जगह को अपने कंट्रोल में लिया। ठीक ना। सवाल क्या बन सकता है, बीजापुर के सम्राट कौन था, सुल्तान कौन था, तो यूसुफ आदिल शाह था। ठीक ना। इसको हराया। उसके बाद देखो रायचूर के तो लड़ाई चल ही रहा था, रायचूर को भी इसने अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद वहीं पे एक और जगह है गुलबर्गा, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और उड़ीसा से भी लड़ाई तो चलवे करता था, तो उड़ीसा के उस टाइम पे जो राजा था उसका नाम क्या था, रुद्रदेव। गजपति तो उपाधि लेता था, पागल आदमी कहीं के। उड़ीसा के राजा गजपति के और दक्कन के राजा अश्वपति के उपाधि लेता था, और विजयनगर साम्राज्य के राजा नरपति के उपाधि लेते थे। तो यहाँ पे उड़ीसा के राजा था रुद्रदेव, लेकिन उपाधि कौन सा लेता था, तो पूरा नाम क्या कहेंगे, गजपति रुद्रदेव। ये बिल्कुल 10वां में पढ़ो, चैप्टर 2 पढ़ा था इतिहास में। तो कैसे रूसुला में था कि जितना भी राजा उस सबके नाम क्या आगे जार लगता था, जार निकोलस द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार निकोलस। तो जार मतलब कुछ है वहां राजा, एक उपाधि है। वैसे ही यहाँ पे गजपति क्या है, एक उपाधि है, असल में नाम उसका क्या था। ठीक। तो उड़ीसा के राजा है रुद्रदेव, और रुद्रदेव को इतने टाइम में 1513 से लेकर के 1518 के बीच में 6 साल में कृष्णदेवराय ने इसको 4 बार युद्ध में हराया। एक बार नहीं, 4 बार एक मारा, पूरा खानदान के या पिछलका वंश के सब के बदला ले लिया। ठीक। अब इसको बार बार मार रहा था, नुकसान हो रहा था, तो कहा कि अब इससे बचा कैसे जाए। तब बचने का एक ही उपाय है, संबंध स्थापित करिए। तो रुद्रदेव ने अपनी बेटी के विवाह करवा दिया, किससे, कृष्णदेव राय से। अभी दोनों हो गलन कौची, ससुर और दामाद। तो अब ससुर दामाद में लड़ाई हो तो लड़ाई ना हो तो, समझ गई ये बात है कैसे कहानी चल रहा है। तो कृष्णदेव राय ने रुद्रदेव को 4 बार हराया 6 साल के अंदर, और तब रुद्रदेव ने अपनी बेटी के विवाह करा दिया कृष्णदेव राय से। ठीक। उसके बाद इस टाइम पे पुर्तगाली आ चुके थे। टाइम हमारा कौन सा चल रहा है, अभी हम लोग 1509 से न पढ़ रहे हैं, 1509 से 1529 पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे विदेशी कब आ गया था, वास्को डी गामा 1498 में ही यहाँ आ गया था। इतने दिन में कई बार आ गया था, जा गया था, आना जाना लगा हुआ था। और धीरे धीरे पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ रही थी, तो कृष्णदेव राय ने उनके शक्ति को भी अपने प्रभाव में लिया, उसको अपने अंडर में लिया, उसको भटकने नहीं दिया, शक्तिशाली बनने नहीं दिया। किसको, पुर्तगालियों को। वो यहाँ मौका देख करके वो भी अपना शक्ति बढ़ा रहा था, कृष्णदेव राय उसको भी खत्म किया। तो काका ये काम किया, पहले अपन अंदर सुधार किया, बाहर में रायचूर और गुलबर्गा है उसको जीता, उड़ीसा के राजा को 4 बार हरा के ओकर बेटी से विवाह किया, पुर्तगालियों की जो शक्ति बढ़ रही थी उसको भी क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक। और इस तरह से उसने अपने पूरे साम्राज्य को देखो कहां तक फैला दिया, पश्चिम में कोक्कन तक, पूरब में विशाखापट्टनम से कटक तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और उत्तर में बीदर तक। ये उसका साम्राज्य के चौहद्दी है कि कहां तक वो फैला हुआ था। समझ गई, इतना बड़ा साम्राज्य इसका बनके तैयार हुआ। इसके अलावा विजयपुर है, विजयनगर, हाँ तो ये ना है, हाँ उसी का है, लेकिन ये कृष्णदेव राय के टाइम के है। हर राजा के टाइम पे सीमा क्षेत्र बढ़ रहा था, घट रहा था। अगर योग शासक है तो सीमा क्षेत्र में वृद्धि हुआ, बढ़ा, अगर शासक कमजोर है तो वो घट जाता था। तो निश्चित नहीं है कि इतना ही रहेगा, वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि राजा कैसा गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक। अब देखो, तो इधर में हम लोग देखें कि कृष्णदेव राय जो है वो एक योग शासक है, हर जगह को जीत रहा है, अपने प्रतिद्वंदियों को, दुश्मनों को हरा रहा है, और सत्ता को बहुत बढ़िया तरीके से चला रहा है। साथ ही और काम का किया कि जो उस टाइम की साहित्य था, जो भाषा थी, जो कला था, उन सबको भी विकास करने में इसने अपना योगदान दिया। और सबसे बड़ा योगदान इसका रहा ये, इसने खुद एक किताब लिखी जिसका नाम है अमुक्त माल्यद। और किस भाषा में लिखी, जो वहां की भाषा थी तेलुगु, उसी भाषा में इसने ये किताब लिखा। और इस किताब में उसने अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया कि कैसे कैसे हम कौन कौन राजा को हराए, उसके बाद वो कैसे शासन व्यवस्था चलाता था, उन सारे बातों को उसने इस किताब में लिखा। तो जब राजा खुद ही किताब लिख रहा है तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे जो भी किताब लिखने वाले हैं उनको राजा की तरफ से संरक्षण
मिला हुआ था, उनको बढ़ावा मिलता था। तो साहित्य का भी इस टाइम पे विकास हुआ। कहा जाता है कि कृष्णदेवराय के टाइम पर तेलुगु साहित्य को शास्त्रीय युग माना जाता है, कि वो टाइम था जब तेलुगु भाषा बहुत ज्यादा विकसित हुआ। तेलुगु भाषा में कई सारी किताबें लिखी गई, कहानी कविताएं लिखी गई, समझ गई। उसके बाद कृष्णदेवराय धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया। धार्मिक सहिष्णुता मतलब समझती हो? सहिष्णुता मतलब, सहिष्णुता का मतलब होता है कि हम अपना भी बात मानेंगे और तुम्हारा भी बात सुनेंगे, अच्छा रहेगा तो हम उसको भी मानेंगे। और असहिष्णुता का मतलब होता है कि सिर्फ हम अपना बात, तुम्हारा सही हो या गलत हो, हमारे बात के आगे तो बात नहीं चलेगा। इसने क्या अपनाया? सहिष्णुता, यानी अपने धर्म को भी मानेगा और दूसरे के धर्म को भी रिस्पेक्ट करेगा, उसका भी वो आदर करेगा। इसके बारे में दुआर्तो बरबोसा लिखता है कि कृष्णदेवराय के साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता था, कोई रोक टोक नहीं है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो कोई भी धर्म अपना सकता है और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब मान लो कि कृष्णदेवराय तो अपन किताब में अपन बड़ाई कर सकता है, लेकिन बरबोसा को उससे क्या लेना देना। अब वो भी लिख रहा है, इसका मतलब कृष्णदेवराय बढ़िया राजा था, सभी धर्मों को एक समान मानने वाला था, प्रजा के ख्याल रखने वाला था, समझ गए। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर एक शहर भी बसाया था जिसका नाम है नगलपुरम। नगल उनका मम्मी के नाम, और वही नाम से क्या किया, एक शहर बसा दिया, नगलपुरम। इसके अलावा और क्या किया है, तो पानी के पूर्ति के लिए तालाब बनवाया ताकि सिंचाई हो सके। कई सारे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर वहां पे जो गोपुरम होते थे मंदिर में, उन सब का ये निर्माण करवाया था। किसने? कृष्णदेवराय ने। तो यहाँ से हमें क्या क्या बात पता चली? सबसे पहले तो योग शासक है, युद्ध करके सभी चीजों को, जितने भी क्षेत्र उसको अपने कंट्रोल में लिया, साम्राज्य के विस्तार किया। उसके बाद साहित्य के भी विकास किया, खुद ही एक किताब लिखा है। उसके बाद देख रहे हैं कि किसान के लिए या प्रजा के लिए यहाँ पे तालाब, मंदिर और गोपुरम जैसा चीज का विकास कर रहा है, यानी कि कला, साहित्य, संस्कृति सब चीज का विकास हो रहा है। धार्मिक रूप से भी सबको एक समान मान रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। तो इन सारे चीजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कृष्णदेवराय एक बढ़िया शासक था, महान शासक था। ठीक, कोई दिक्कत है? उसके बाद देखो, इसके बारे में बताए हैं, इतालवी यात्री था जिसका नाम है डोमिंगो पेस। वो भी इस बात को मानता है कि कृष्णदेवराय जो है वो एक महान शासक थे और साथ ही साथ वो न्याय प्रिय व्यक्ति थे। जो सही है वो सही हो, हमेशा न्याय करते थे। किसके अनुसार? डोमिंगो पेस के अनुसार। कौन करता था? कृष्णदेवराय। हम नहीं कह रहे हैं कि कृष्णदेवराय बढ़िया राजा था, ये कौन कहा है? ये डोमिंगो पेश कर रहा है और दुआर्ते बरबोसा कह रहा है, ठीक ना। उसके आधार पे हम कह रहे हैं, हम देख लिखना है मैया, अच्छा हले कि खराब हले, ओकर आधार पर बताई थो। उसके बाद 1529 में कृष्णदेवराय निपट गए। कृष्णदेवराय के मरने के बाद ही ऐसा लड़ाई शुरू हुआ ना कि अगर बार बार उसको नहीं पढ़े हुई है तो तोर दिमाग का दही बन जाना है कहानी को समझे में। और बार बार पढ़ ले है तो कोई पूछे तब बताने में तुमको इतना मजा आएगा ना, अलग प्रकार के थोड़ा आनंद मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा इतना पता है बात। सामने वाला भी तुमसे बड़ा खुश होगा, प्रभावित होगा कि इसको इतिहास में पकड़ है, इतना बेहतरीन तरीके से बता दिया। तो वो काम हम करेंगे कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करें। इसको जानने के लिए एक बार शॉर्ट में पढ़ लो, फिर हम ही तुमको बताते हैं अपने तरीके से, फिर इस पे आएंगे। देखो यहाँ पे है तुमको कृष्णदेव राय, ये मैप को ही समझ लेना है, ठीक। कृष्णदेव राय में दो व्यक्ति को जोड़ो, एक है तुमको अच्युत, गलती का लिख रहे हैं, सही तो लिखे हुए थे, ऐसी लिखल है, एक बार देख ले दे करने गया। अच्युत कैसे था जी, फिर हम भुला गए।
अच्युत देव राय। इधर एक नाम रखो तुम राम राय। इतने के कहानी समझना है। अब राम राय के नीचे दो व्यक्ति के नाम तुमको याद रखना है। एक नाम याद रखना है सदा शिव, एक नाम याद रखना है तुम लोगों को सलकराज तिरुमल। सलकराज तिरुमल जो इस कहानी को समझ गया, इस मैप को समझ गया, उसको लड़ाई बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर लड़ाई चल कर रहा है। शॉर्ट में कहानी बताते हैं, फिर आपको वहां लाइन बाय लाइन बुक में कहा है वो बताते हैं। यह है कृष्णदेवराय। 1529 में ये मर गया और इसके मरने के बाद राजा कौन बना? अच्युत देव राय। अब सवाल आएगा कि अच्युत देव राय था कौन? तो अच्युत देव राय है कृष्णदेव राय के चचेरा भाई। ठीक। आज जो ये राम राय है ना, ये है इसका दामाद। यहीं से लड़ाई शुरू होगा। ये दामाद है, ये भाई है। जब कृष्णदेव राय जिंदा था तभी उसने घोषणा कर दिया था कि जब हम मरेंगे ना तो मेरे मरने के बाद जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो होगा हमारा भाई अच्युत देव राय। तो जैसे ही कृष्णदेव राय मरा, कौन बना राजा? अच्युत देव राय। अभी यहाँ बैठल है, कहते कि ससुर तो यहाँ मरहलन, राजा तो हमरा बनने के चाहिए। ये कैसे राजा बन गया? और इसने कर दिया विद्रोह, साजिश कि इसको मारेंगे। असल में सिंहासन पर तो हमारा हक है। अगर इसका बेटा होता तो बेटा बनता, तो बेटी है तो बेटी में दमादे के नहीं। गांव घर में लड़ाई चला है, ठीक, कि गांव में एगो आदमी है, ओकर संपत्ति है, बेटा ना रहता है तो अपन चचेरा भाई के भतीजा के जमीन दे देता है। अब ओकर दामाद कर दे, लड़ाई चला ही ना। बस वही लड़ाई है। कृष्णदेव राय कह दिया कि मेरे मरने के बाद राजा कौन बनेगा? अच्युत देव राय। तो उसके मरने के बाद ये राजा बन गया। जैसे ही राजा बना ये विद्रोह करेगा। अब अच्युत देव राय को पता था कि विद्रोह तो करेगा, तो ये एक से मिल गया। कहा कि सुनो, राजा हम रहते हैं लेकिन तुमको भी बड़ा सा पद दे देते हैं, तुम राजा जैसा रहो। कोई दिक्कत? हो गया। अभी कोई दिक्कत ना है। अब दिक्कत है कहाँ कि जब ये राजा बना था तो आंतरिक विद्रोह तो इसका हमेशा चलते रहना है। विजयनगर साम्राज्य में चल रहा था। उड़ीसा के राजा या जो भी हम अभी तुमको बताए रायचूर जो भी है, दक्कन फक्कन, अगल बगल के सब तो दाव लगा के बैठले है कि कखनी कमजोर पड़े कि यहाँ आक्रमण कर दे। तो जैसे अच्युत देव राय राजा बना था, इन दोनों के बीच मनमुटाव था। ये बात पड़ोसी राज्यों को पता था, तो वो मारेगा यहाँ पे धाए धाए आक्रमण। तो राजा कौन है? अच्युत देव राय। तो युद्ध करने कौन जाएगा? तो ये चल गया कहाँ? युद्ध करने। तो पूरा राज दरबार तो खाली पड़ल है, आई आराम से यहाँ बैठल है। अब बैठ के इस साजिश कर दिया, सबको अपने पक्ष में ले लिया और कहा कि जब अच्युत देव राय आएगा ना तो इसको मार के भगा देना है, चाहे गिरफ्तार कर लेना है। अब जब ये बेचारा पूरा लड़ाई उड़ाई खत्म करके अपना राजधानी वापस लौटा, लौटते ही इन्हें सही कर दिया, यहाँ पे इसको पकड़ा, इसको पकड़ के डाल दिया जेल में, क्योंकि पूरे जगह पर कब्जा कर लिया यहाँ पे एक अन्ना रहला भर में। अब जैसे ही इसको जेल में डाला, किसी तरह ये जेल से निकल गया। और जब ये जेल से निकला ना तो उस टाइम पे एक और आक्रमण की तैयारी चल रहा है, कोई इधर से आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। समझ रही है? इतना बात है। तब इन दोनों में होगा समझौता और फिर दोनों मिलेगा, राजा यही बनेगा। लेकिन कहानी में और पेचीदा का होता है कि देखो यहाँ इसको गिरफ्तार कर लिया था, कौन किया? राम राय। लेकिन खुद राजा नहीं बना, कहा कि हम राजा ना बनेंगे। वो अपने को आदमी के राजा बनाया। किसको? सदाशिव को, कि तुम राजा रहो। अब ये रहा खाली नाम मात्र के राजा, पूरा करल धरल के कर है, एक कर। समझ गए? यहाँ तक दिक्कत हो रहा है कोई? ठीक। उसके बाद जब इन दोनों के बीच समझौता हुआ था ना कि वो से लड़ते हैं, जो आक्रमण करने वाला है वो से लड़ते हैं, तब इसने कहा कि ठीक है हम करेंगे। समझौता भी हुआ था। और उस टाइम पे जो राजा बना था ना, ये नाम मात्र के राजा है, असल में सब कौन करेगा? ई। और उसके जगह कौन काम कर रहा है? सलकराज तिरुमल। यानी जब तक अच्युत देव राय राजा था या वो जब मर गया तब भी राम राय कभी भी खुद गद्दी पर नहीं बैठा। एक टाइम पर वो सदाशिव को रखा और एक टाइम पर वो सलकराज तिरुमल को
राजा के रूप में रखा और सत्ता पूरे अपने हाथ में रखा। ये दोनों इशारा पर खाली नाचता था। यही एक कहानी है, पेचीदा लड़ाई। लड़ाई समझने में कोई दिक्कत है? अब कल तक तू भुला जेबे के कैसे लड़ी थले। तो लड़ने के लिए आपको ये मैप याद होना चाहिए, डायग्राम। अब हम जब लिख रहे थे तो हमारा भाई यह चैलेंज था कि लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो सबके समझ में नहीं आना है। अब हम क्या करें, रुको डायग्राम बनाते हैं, शायद सबके पकड़ में आ जाए। तो हम इस तरह से पढ़े, कोई दिक्कत हुआ समझने में? अब तुम ही भूल जाओगे। तब भूलने का, याद रखने का सीधा तरीका रिवीजन करते रहिए और जब डाउट आए तो पूछते रहिए। समझ गई? अब देखो यहाँ पे एक एक करके वही पूरा कहानी है। अच्युतदेव राजा बन गया। अच्युतदेव राय कृष्णदेव राय के चचेरा भाई था, जिसे कृष्णदेव राय ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ही अच्युतदेव राय गद्दी पर बैठा, उत्तराधिकारी को लेकर के गृह युद्ध की स्थिति बन गई। लगा अपने में लड़ाई हो जाएगा और इस चीज से बचने के लिए अच्युतदेव राय ने क्या किया, उसने कृष्णदेव राय के दामाद राम राय को क्या किया, शासन में महत्वपूर्ण स्थान दे दिया, बड़ा पद दे दिया कि तू भी रहो हम भी रहते हैं। अब जब ये लड़ाई चल रहा था, इसको देखते हुए पड़ोसी राज्य जैसे उड़ीसा, बीजापुर, गोलकुंडा, यहाँ के शासकों ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे इन लोगों ने आक्रमण किया, अच्युतदेव राय चल गया इनसे लड़ने। ठीक, इस लड़ाई में उड़ीसा और गोलकुंडा को तो हरा दिया, आक्रमण किया था ये सब, लेकिन अच्युतदेव राय इन दोनों को हरा दिया। लेकिन ये जो बीजापुर है ना, बीजापुर ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। किस पे? एक है मुदगल और एक है रायचूर, यानी दो जगह इसको खोना पड़ा था। तीन राज्य आक्रमण किया। कौन कौन? उड़ीसा, बीजापुर, गोलकुंडा। इन दोनों को तो वो समझ लिया, किसको किसको, एक इसको और एक इसको, लेकिन ये निकल गया और दो गो राज पे कर कब्जा कर लिया। अब ये पूरा लड़ाई चल रहा है। लड़ाई में अच्युतदेव राय उन्हें भीड़े में पड़ल है, पूरा राजधानी खाली है और राजधानी खाली, अच्युतदेव अनुपस्थित। इसी का फायदा उठाया कौन? राम राय। और पूरे राजधानी में वहां पे अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, साजिश रचा गया। आज जैसे ही अच्युतदेव राय राजधानी लौटा, राम राय ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया। और राम राय खुद राजा नहीं बना, राजा किसको बनाया? सदाशिव को। लेकिन सदाशिव खाली नाम का राजा था, असल में पूरा शक्ति किसके हाथ में था? राम राय के। वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। फिर इसी बीच ये यही आक्रमण करने का पूरा तैयारी कर रहा था इब्राहिम आदिल शाह। अब जब इब्राहिम आदिल शाह आक्रमण करने वाला है तो अच्युतदेव राय लड़ेगा नहीं, कहे कि हम ना लड़म। राम राय जान रहा है कि हमारे से अकेले होत ना, तो इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया? समझौता कर लिया कि अगर लड़ना है इससे तो हमने के मिल के काम करे पड़ेगा। और इसमें अच्युतदेव राय खाली नाम के राजा रहा। अब पूरा सत्ता कौन चला रहा था? राम राय के एगो संबंधी जिसका नाम है सलक राज तिरमूल। तो हो क्या रहा है, एक है यहाँ पे तुमको अच्युत, ठीक, और इसका सत्ता किसके हाथ में है? तो वो है सलक राज के हाथ में, ठीक। और सलक राज के सत्ता के कर हाथ में? राम राय के हाथ में। यानी इसको कुछ डिसीजन लेना है तो किससे पूछेगा? सलक राज से है। और सलक राज किससे पूछेगा? तो कहने को राजा तो ये है, लेकिन सत्ता कौन चला रहा है? राम राय चला रहा है। यही इसके पीछे के पूरा कहानी है, समझ गई? तो ऐसे करके चल रहा है। और जब ये लड़ाई चल रहा था तो इनमें इसका नुकसान हो गया। नुकसान का हुआ कि उधर रायचूर और एक और जगह को तो हार ही गया है, मधुगम कुछ नाम है, मधुगल नाम है, कने गया, अरे गोलकुंडा भुला गया है तूने, क्या है, मुदगल है। तो मुदगल और रायचूर तो गया, बीजापुर ले लिया। इसके अलावा और देखो क्या हुआ है, क्या नुकसान हुआ इस अपन लड़ाई में? मदुरा, जिंजी, तजौर में विद्रोह होने लगा। अपने ही देश के लोग, अपने ही साम्राज्य के लोग विद्रोह करने लगे, एक नुकसान। उसके बाद जो तुत्तीकोरिन है, एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, उस पर कब्जा कर लिया। किसने? पुर्तगालियों ने। तो यहाँ से देखो एग्जाम में सीखने के लिए तो ढेर चीज मिल गया, जीवन में सीखने के लिए एक चीज मिल रहा है। जब भी हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बाहर वाला उसका फायदा उठाता है। उठा लिया, मुदगल गया, रायचूर गया, इधर से तुत्तीकोरिन गया, अपने ही राज्य के अंदर सब विद्रोह कर रहा है, अपने में भिड़ रहा है। तो यहाँ से सीखना यही है
इतिहास हमें दो चीज सिखाता है, इसीलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। एक वो सिखाता है हमें क्या करना चाहिए, एक वो हमें सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए। इतिहास का यही काम है। और अगर आप लोगों ने इतिहास से या हमने कुछ नहीं सीखा तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। इंग्लिश में कोट है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर आप उससे नहीं सीखे तो वो घटना दोबारा होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दो राज्य या एक ही राज्य के राजा आपस में लड़ते हैं तो अगला आदमी इसका फायदा उठाता है। तो हमें यहाँ से क्या सीखना है कि कभी लड़ना नहीं है, बाहर वाला उसका फायदा उठा लेता है। आपने पढ़ लिया, सीखा नहीं और आप ही सत्ता के लिए लड़ने लगे तो फिर कोई तीसरा आपका फायदा उठाएगा, इतिहास दोहराया जाएगा। तो वही यहाँ पे कहानी है, समझ गए। उसके बाद देखो 1542 में अच्युत देव राय की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद फिर से राम राय खुद राजा नहीं बना, किसको बैठाया, सदाशिव को, कि तू गद्दी पर बैठो। और सदाशिव खाली नाम मात्र के राजा था, पूरा कौन चला रहा है, राम राय। और राम राय कब तक, 1542 से 1550, बड़ा इल्लत खोर था। गांव में उन एगो थी चुगलखोर, चुगलखोर था। आई है चक्कर में ऐसा लात खेलन ना कि खत्मे हो गलन। इनका मार झापड़ के ले देखो ना आगे। ये राजा बन गया। अभी देखो क्या किया, ये अपना शासन चलाने के लिए नीति का अपनाया। इसने बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, इन चारों राज्यों को आपस में लड़ा दिया। इनने के बाद उनने, उनने के बाद उनने, उनने के बाद उनने, ऐसे ऐसे करके चारों को लड़वा दिया। अपने आराम से बैठल है, चारों आपस में लड़ रहा है। लड़ते लड़ते इसे एहसास हुआ कि हमने के तो काफी धन के क्षति हो रहा है, लोग भी मारे जा रहे हैं, ये लड़ाई हो कह रहा है। तब भेद खुल गया। भड़कावे वाला कौन है, राम राय। तो चारों मिल गया, कहा कि हमने के लड़ावे वाला कौन, राम राय। तो चारों ने मिल करके एक अपना संघ बनाया, अपना सेना तैयार किया। और सेना तैयार करके 23 जनवरी 1565 को राम राय के कहा करे आओ थोड़ा सा लड़ाई हो। तो कहाँ बुलाया, तिलकोटा। तिलकोटा कहो चाहे तिलकोट कहो, एक ही नाम है। इसको एक और नाम है राक्षसी तांगड़ी। लेकिन सवाल हमेशा ये पूछता है कि तिलकोटा का युद्ध कब, तिलकोटा बोले तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, ठीक ना। हमेशा सवाल पूछता है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसको राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे चारों वंश, चारों राज्य एक तरफ है और राम राय दूसरे तरफ। अब लड़ाई हुआ, अब बताओ चारों से राम राय जीत सकता है। तो राम राय के तिलकोटा के युद्ध में पटक पटक मारा चारों कि हमनी के लड़ैले आपस में तू ही। तो यहाँ से एक चीज और सीखेला मिलल है, ज्यादा चुगलखोरी न करे के चाहिए, न तो एक दिन जेकरा जगह भी चुगलखोरी करी था ना, वे सब मिल के तोरा कूट दे। समझ गए। तो ये युद्ध हुआ, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है, 1565। आप दिन तारीख मत, महीना तारीख मत याद रखिए, लेकिन साल याद रखिए, क्योंकि बार बार साल पूछता है। और अगर आपको किसी को पकड़ना है, जैसे होता है ना कि आपसी में पूछताछ है, तो वहां पे फंसेगा। तालीकोटा के युद्ध तो सब कोई बता देगा टीचर की भाई इंपॉर्टेंट है पढ़ो, तो 1565 याद के लिए है। अब अगर पूछे कि 1565 में कब, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, तारीख महीना सब है, तो थोड़ा सा वो आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। प्लस में आप कभी पढ़ते हैं या लिखते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप डेट या महीना के साथ जब उस घटना को लिखिएगा तो टीचर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको आप इम्प्रेस कर पाइएगा, उसको लगेगा कि नहीं बच्चा जानकार है, डेट और तारीख भी लिख रहा है, मतलब तारीख और महीना भी लिख रहा है। आप भविष्य में पढ़ाने गए और आप अगर तारीख महीने के साथ अगर वर्ष को लिख रहे हैं तो बच्चा पे उसका प्रभाव पड़ेगा कि ना हमारे टीचर के पता है, एकदम तारीख महीना सब लिख दे रहा है। तो हर जगह प्रभाव डालने का काम करता है। ऐसे एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है, 1565। इस युद्ध में राम राय मारा गया और विजयनगर का सर्वनाश हो गया। वहां पे नीचे लिखा होगा कि किसी इतिहासकार ने कहा है कि जिस तरह से विजयनगर के सर्वनाश हुआ है ना, इतना फला फूला राज्य का जैसे सर्वनाश हुआ है आंतरिक विद्रोह के कारण, ऐसे किसी भी साम्राज्य का अंत नहीं हुआ है। तो ये हो गया काम खत्म। अगर देखो तो यहीं पे विजयनगर साम्राज्य खत्म, लेकिन कुछ साल तक थोड़ा और इसका अंश बचेगा। राम राय मारा गया, विजयनगर
खत्म। अभी हम बताए थे तुम लोगों की राम राय के दो आदमी था, एक था सदाशिव और एक था तिरुमल, सलकराज तिरुमल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तालीकोट की युद्ध हो गया, युद्ध में ये मारा गया। तब सदाशिव ने क्या किया, क्योंकि नाम मात्र के राजा तो यही था, असल में राजा राम राय है, लेकिन गद्दी पर बैठल कौन था, सदाशिव। तो राम राय तो मर गया, तो सदाशिव ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य को यानी उस शहर को छोड़ दिया। अब भागा कहाँ, पेनुकोंडा, और यहाँ पे अपना नया राजधानी बनाया कि अब हम शासन को यहां से चलाएंगे। अब ये काम कर रहा था, तभी 1570 में सदाशिव को कौन मार दिया, तिरुमल, वो उसको भगा दिया, भाग यहाँ से। आई दोनों किसका आदमी है, राम राय का आदमी है, सदाशिव भी राम राय के, सलकराज तिरुमल भी, ठीक। तो तिरुमल ने सदाशिव को भगा दिया, गद्दी से हटा दिया और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है अरावेदु वंश। और ये कब तक रहा, 1570 से लेके 1615 तक। और इसने भी अपनी राजधानी कहाँ रखी, पेनुकोंडा। इसका शक्ति का मुख्य केंद्र यही दुगो था, यहीं से शासन चलाता था, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से। विजयनगर ये सब छोड़ चुका है। अब इसने पूरा कोशिश किया इतने साल 1570 से लेकर के 1615 के बीच में कि हम पुराने जो वैभव है, जो हमारा नाम था, जिसके लिए विजयनगर जाना जाता था, उसको हम वापस लेके आए। लेकिन 1615 तक ये शासन तो किया, लेकिन वो खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा को ये वापस नहीं ला पाया, बस शासन किया। विजयनगर को पहले जैसा शक्तिशाली नहीं बना पाया, इसमें ये विफल रहा। और आगे चल करके ये आरावेदु वंश के जगह पर नया नया छोटा छोटा राज्य आ गया, जिसमें एक है श्रीरंगपट्टम। यहीं पे आगे आएंगे तुमको टीपू सुल्तान, जिनको शेरे मैसूर कहा जाता है, ठीक। जब आधुनिक भारत पढ़िएगा तो उसमें वो मिलते हैं। तो श्रीरंगपट्टम बना, बेदनपुर, मदुरा, तंजौर, ऐसे करके छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ, विखंडित हो गया, टूट गया, और विजयनगर साम्राज्य खत्म आपस के लड़ाई में। अब विजयनगर साम्राज्य के खत्म होने के कुछ कारण था, का कारण है सो देखो। पहला, अगर आप देखिए कल और आज हम पढ़े, हमेशा विजयनगर के राजा क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। आप संगम वंश पढ़िए, सुलु वंश पढ़िए, तुलु पढ़िए, या आरावेदियों के देख लीजिए, सब क्या कर रहा है, हमेशा लड़ाई में व्यस्त है। और जिस देश में, जिस राज्य में, जिस परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो ना, वो कभी विकसित नहीं होता है, कभी नहीं होगा वो, ठीक। और यही इसका एक कारण था। दूसरा कारण, दक्षिणी इस्लामी राज्यों और उड़ीसा के गजपतियों से हमेशा इसका लड़ाई चलता था। जो इस्लामी राज्य थे, अब उससे भी ये लड़ रहा है। दिल्ली सल्तनत है, मोहम्मद बिन तुगलक पकड़िए लिया था, अब दिल्ली सल्तनत के राजा से लड़ना आम बात है, जो पूरे भारत में सबसे महान शासक माना जाता है, सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है, उससे आप टकरा रहे हैं तो नुकसान तो होना है। अगल बगल के जो राज्य होगा से हमेशा तो लड़ाई चल रहा है, तो मैत्री संबंध नहीं है, तो कहां से विकसित हो गए। अगर सोच लो तुम कि जहां तुम रहती हो, तुम अपने पटीदारों से हमेशा लड़ाई करो, तुम्हारा पटीदार आगे बढ़ जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग नहीं रहेगा। हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं तेजी से। तो आप अगर पड़ोसियों से ही लड़ाई करिएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद इस्लामी राज्य जो है, जो मुसलमानों का साम्राज्य था, उसका सेना बहुत मजबूत था और इसका सेना उसकी तुलना में कमजोर था। इस वजह से भी ये हारते चला गया। उन लोगों के पास घोड़ा वाला सेना था, तोप खाना था, और विजयनगर के जो राज्य है, वहां के जो राजा हैं, उनके पास इन चीजों की कमी थी, था लेकिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए। तो अब उसके सामने अपने ही टिक पाइएगा, इस वजह से भी ये गया। सीमा पर सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं थी, इसीलिए तो बार बार अगल बगल के आक्रमण कर दे रहा था, इस वजह से भी हारा। और एक तो ये रहा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा एक नियम नहीं है, जो चाह रहा है वही बन जा रहा है। कभी बन जा रहा है तुमको चचेरा भाई, तो कभी दामाद, तो कभी दामाद के आदमी, तो कभी सेनापति, तो कभी सेनापति के बेटा। कौन राजा बनेगा पता नहीं चल रहा है, जिसको दाव मिल रहा है वही राजा बन जा रहा है। और ये सब वो कारण बना जिसके वजह से विजयनगर साम्राज्य एक दिन पूरी तरह से खत्म हो गया। समझ गई। तो इस चैप्टर में आप लोगों को अभी तक में इतना ही था, ये वंशों की कहानी थी। अब हमारा जो कहानी है वो पढ़ना है कि ये लोग कैसे शासन प्रशासन चलाते थे,
उस टाइम पे कौन कौन से मंदिर बने, तालाब बने, झील बने, यानी और एक्स्ट्रा क्या काम किया। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे खाली मार धाड़ से भरपूर था, खाली लड़ाई पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे लड़ाई से अलग, कि इसके अलावे यहाँ के राजाओं ने क्या क्या काम किया था, समझ गई। और खूब तो 2 न 3 गो और क्लास तुमको इसका चलेगा, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म।